नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों पर जानकारी लेते हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और उसके बाद खबरों की पड़ताल करके वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संजय सिंह की। आप सांसद संजय सिंह की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत सिंह। कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही। जी हां, बीते 4 अक्टूबर को सांसद संजय सिंह को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 5 अक्टूबर को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सांसद संजय सिंह को पेश किया और 5 दिन की कस्टडी मिली। जिसके बाद 13 अक्टूबर को दोबारा से जब ईडी कोर्ट में पेश करने गई तो तमाम दलीलें देते हुए और जांच में सहयोग न करने का मुद्दा उठाते हुए 3 दिन की कस्टडी मिली और 13 तारीख यानी आज एक बार फिर से जब सांसद संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया तो इस बार भी फिलहाल संजय सिंह की जो राहत है वो थमती हुई नजर नहीं आई। जी हाँ, आज एक बार फिर से सांसद संजय सिंह को ईडी ने कोर्ट में पेश किया और जहां एमएम नागपाल की कोर्ट ने उन्हें आगामी 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल जो सांसद संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं फिलहाल थमने वाली नहीं है। आपको बता दें कि ईडी लगातार यही मुद्दा उठा रही है कि जो कथित तौर पर जो शराब घोटाला हुआ है इसमें लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है, इस लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में पूरा का पूरा रिश्वत इस्तेमाल किया गया, पूरा का पूरा घोटाला किया गया है, जिसमें शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को एक बड़ी लाभ मिली है, जिसकी वजह से लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो कई जो नेता हैं वो इस आबकारी घोटाले में रडार में आते जा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो पूरे के पूरे मामले में जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आबकारी घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। अब सांसद संजय सिंह की जो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के विरोध में सांसद संजय सिंह की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, लेकिन फिलहाल अब सांसद संजय सिंह को आगामी 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि 27 अक्टूबर के बाद संजय सिंह को राहत मिल पाती है या फिर कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक बड़ी आफत बनकर सामने आती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ने दिया करारा जवाब। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियम पाठक। जयप्रकाश नारायण की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने की अनुमति न मिलने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर गया और वहां पर जाकर उनकी मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उस पर ब्रजेश पाठक की जो प्रतिक्रिया आई कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडाई करती है और ये कहीं ना कहीं उसकी एक बानगी जो है वो देखने को मिली है। उस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो सर्वेंट डिप्टी सीएम के जो बातें हैं उन पर वो कोई जवाब नहीं देंगे और अब कहीं ना कहीं इस पर एक बार फिर ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि मैं जनता का सेवक हूं। और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ट्विटर हैंडल पर भी यानी कि जो अब एक्स है उस पर अपने नाम के आगे सर्वेंट लिख लिया है और उसके जरिए एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि वो जनता के सेवक हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वे में गुंडाई होती रही थी और वो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती, इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया और उनका कहना है कि उनको इस बात की खुशी है कि वो जनता के सेवक है और विपक्ष भी उनकी इस बात को मान रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में 2024 के चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं और अगर बात की जाए उत्तराखंड की, कल नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के वो उत्तराखंड पहुंचे थे और एक चुनावी कहा जा सकता है शंखनाद उन्होंने किया है, जिसके बाद जो तमाम पार्टियां हैं वो एक्टिव नज़र आ रही है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो कल कांग्रेस ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसमें वो तमाम चीज़ें जो कांग्रेस के समय हुई थी और साथ साथ जो राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो विफल रही हैं उनको गिनाने की कोशिश करेगी। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले
गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे थे और सोशल मीडिया की बैठक की थी, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना था सोशल मीडिया के माध्यम से। अब देखा जा सकता है कि 2024 के लिए जो सोशल मीडिया वॉर होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया 2024 चुनाव के लिए, तो ऐसे में देखना होगा कि दोनों पार्टी कितनी मजबूत है सोशल मीडिया के द्वारा, और लगातार इसको अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। मेरठ में जुमे की नमाज के दौरान हुआ अलर्ट जारी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सादिक खान। इस्राइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच आज जुमे की नमाज में हाई अलर्ट रहा। आपको बता दें कि मेरठ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं बात की जाए मेरठ की, तो मेरठ के सभी संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। साथ ही नमाज के दौरान फिलिस्तीन में मारे गए लोगों की मगफिरत के लिए भी दुआ की गई। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और हमास में चल रहे युद्ध में बहुत लोगों की जान जा चुकी है। उसी को लेकर आज मस्जिदों में एक दुआ का आयोजन किया गया। सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से दुआ की गई। वहीं मेरठ की बात की जाए तो मेरठ की सभी मस्जिदों में आज दुआ का कार्यक्रम किया गया। सभी मस्जिदों में मारे गए लोगों की मगफिरत के लिए दुआ की गई। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रयागराज पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज प्रयागराज पहुंचे। बाकायदा उन्होंने संगम में स्नान किया और पूजा अर्चना की, साथ ही साथ जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो उन्होंने किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई हमले बोले। साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद है उन पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए थे और उनके जो ज़िला है वहाँ पे दलितों के साथ अन्याय हुआ, दलित की हत्या हुई, उसके बावजूद वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला है। एक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हो लगातार अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से 2024 में जो चुनाव लोकसभा के होने उसकी तैयारियों का भी वो जायज़ा ले रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में कांग्रेस मजबूत विकल्प के रूप में सामने आएगा और वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। अलीगढ़ से एक युवक की दरिंदगी का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। अलीगढ़ से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक दरिंदे पति ने अपनी पत्नी और एक अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगातार पिछले 8 सालों से उनको प्रताड़ित करता रहा है और उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता रहा है। यहाँ तक कि दरिंदगी की हद यहाँ तक हो गई कि उसने अपने नाबालिग बच्ची तक को नहीं छोड़ा, लगातार पिछले 6 साल से उसके साथ अवैध संबंध बना रहा है। जब इसका विरोध उसकी पत्नी करती है तो उसके साथ बेल्टों से उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। इसी तरीके से कुछ मामला और उसमें वीडियो सामने आए, जिसके संज्ञान के बाद तत्काल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए देर रात उसकी गिरफ्तारी कर ली। तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। तो वहीं जानकारी आपको देते बता दें कि पीड़ित महिला का कहना है कि ये पिछले 8 साल से उसकी बच्चियों के साथ अवैध संबंध बना रहा है, उनका दुष्कर्म कर रहा है। लगातार जब इस बात का उसके द्वारा विरोध किया जाता है तो बेदर्दी के साथ उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। यह तक कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल जेल जाऊँगा, उसके बाद सभी को जान संभाल दूंगा, जिसके चलते हुए लगातार डर के साए में जी रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं पीड़ित महिला ने देर रात इस मामले को उजागर किया, जिसके उपरांत पुलिस ने संज्ञान लेते ही मामले में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की। मोहम्मद शाहनवाज, अलीगढ़ से, इंडिया वॉइस। सहारनपुर में अवैध मानव तस्कर एटीएस के शिकंजे में फंस गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शरद कुमार। देश एटीएस के निशाने पर इस समय विदेशी घुसपैठिए यानी कि संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने वाले विदेशी नागरिक हैं। इसी तरह का एक मामला सहारनपुर में भी सामने आया है। सहारनपुर एटीएस ने
सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र के मदीना कॉलोनी से 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार ये दोनों मौलाना लोगों को विदेशों से लाकर भारत की नागरिकता दिलाने का काम करते थे और फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। मानव तस्करी के आरोप में एटीएस ने 2 लोगों को सहारनपुर के देवबंद से उठाया है, जबकि एक व्यक्ति को पश्चिमी बंगाल से गिरफ्तार किया है। एटीएस की कार्रवाई लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ जारी है जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, उनकी धरपकड़ करने का काम इस समय एटीएस कर रही है। सहारनपुर एटीएस जब से सेंटर बनाया गया है तब से सहारनपुर के देवबंद में लगातार छापेमारी जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संदिग्ध लोगों को दबोचने का काम एटीएस के द्वारा किया जा रहा है। सहारनपुर से शरद कुमार सरद, इंडिया वॉइस। बरेली में लिपिक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सनी गोस्वामी। आज सुबह तड़के नेशनल हाईवे पर एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक यहाँ पे सरकारी इंटर कॉलेज है नीलगंज में, उसका लिपिक है वो जो कोर्ट के कार्य से बरेली जा रहे थे, अपनी बाइक से जा रहे थे। बताया जा रहा है झुमका चौराहे पे जैसे ही वो पहुंचे वैसे ही पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बाइक के टक्कर से बाइक के पचक्कड़े उड़ गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पास में ही चल रहे राहगीर और पुलिस ने जैसे ही घायल को देखा, घायल युवक को देखा, उन्होंने एम्बुलेंस से उसको निजी अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया है। आपको बता दें अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने जो वाहन है, जो एक्सीडेंट करने वाला वाहन है जिसने बाइक को टक्कर मारी वाहन, वो पुलिस ने पकड़ लिया और उसको खड़ा कर दिया। वही पुलिस बता रही है कि अब वो जांच कर रही है और जांच में जो निकल के आएगा वो उसके बारे में बताएगी। वही बात करें तो आज सुबह 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ जो लिपिक था वो किसी कोर्ट में किसी सरकारी काम के लिए जा रहा था। जैसे ही वो जा रहा था जो पीछे से टक्कर मार दी। जैसे ही सूचना उसके परिवार या उसके जैसे ही विद्यालय के कर्मचारियों को मिलती है, वहाँ हड़कंप मच जाता है और सभी धीरे धीरे करके अस्पताल जा रहे हैं और बताया जा रहा है, डॉक्टरों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। और जैसे ही मतलब उसकी घटना पे स्थल पे जो हुई थी हालत काफ़ी गंभीर थी, लेकिन अब कुछ उसके स्वास्थ्य में और उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। रायबरेली में खनन माफियाओं पर चला तहसीलदार का चाबुक। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। माफियाओं पर तहसीलदार का चाबुक चला है। बता दें कि लंबे अरसे से क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद देखे जा रहे थे और लगातार खनन करके अपनी जेब गर्म कर रहे थे। इसी मामले को लेकर तहसीलदार डलमऊ ध्रुव कुमार यादव के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि शाम होते ही सड़कों पर जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रालियों का मजमा देखने को मिल रहा था और लगातार क्षेत्र में खनन माफियाओं के द्वारा खनन करके राजस्व को बड़ा चूना लगाया जा रहा था, जिसके तहत डलमऊ तहसील में तैनात तहसीलदार ध्रुव कुमार यादव के द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्राली व जेसीबी को सीज किया गया है। बता दें कि डलमऊ के साथ साथ पूरे जिले में लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और खनन माफिया धरती का सीना फाड़कर अपनी जेब भरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में चाहे खनन विभाग हो चाहे स्थानीय पुलिस हो, दोनों की भूमिका संदिग्ध देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से शाम होते ही कस्बों, चौराहों और रोडों पर जिस तरह से खनन की हुई ट्राली और ट्रैक्टर ट्राली जिस तरह से मिट्टी लाद कर गुजरते हैं, उनको कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है, तभी वो इस तरह से फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहा जाए कि जो नवागंतुक डीएम हर्षिता माथुर हैं, उनके द्वारा कड़ाई से खनन माफियाओं पर कार्यवाही करने की बात कही गई थी, जिसके बाद तहसीलदार डलमऊ के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया और कहीं ना कहीं इस कदम के बाद स्थानीय पुलिस और जो खनन माफिया है, जिनके गठजोड़ से बड़ी खनन के वारदातों को अंजाम दिया जाता था, इनके हाथ पांव फूले हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए तहसीलदार के द्वारा बताया गया है कि आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। हरदोई में एक परिवार आत्मदाह को हुआ मजबूर। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी। ने आज आग लगाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के टड़ियावा क्षेत्र का है,
जहां पे एक व्यक्ति की बेटी खेत में अपने पिता को पानी देने जा रही थी, वहीं पर रास्ते में युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। तो उस पर जब उसके पिता और पुत्री और उसकी माता जब कोतवाली पहुंची तो वहां पे 11 तारीख को उसको कोतवाली से भगा दिया गया अभद्र गालियां देकर। फिर उसके बाद में वो लोग वापस चले गए। दोबारा जब उस युवक ने फिर उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की तो आज फिर वो लोग यहाँ पर आए थे एप्लीकेशन देने। यहाँ पे आज फिर उसके साथ वही घटना कृत्य की गई कि उसको अभद्र भाषा का प्रयोग कर कर यहाँ से भगा दिया गया। हालांकि जब उसको भगा दिया गया उसके बाद वो अपना गुस्सा में आकर उसने डीजल लाकर अपने ऊपर आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि जो थाने पर संतरी मौजूद थे उस संतरी ने और यहाँ पे कुछ होमगार्ड थे उनको तत्काल प्रभाव से बचा लिया आग लगाने से। हालांकि पूरे मामले पर एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने घटना का पूरा जायजा लिया है और आपको बता दें कि जो ये घटना हुई है उस बच्ची से भी पूछताछ की गई है तो पता चला है कि हाँ वो युवक उसके साथ छेड़छाड़ की थी। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये देखने की बात सामने आ रही है कि पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है कि पुलिस ने लापरवाही के चलते ये कृत्य किया है कि अगर यदि वो एप्लीकेशन पहले ही ले लेते 11 तारीख को तो आज ये दिन नहीं आता कि उसको मट्टी तेल या डीजल डालने की जरूरत पड़ती। तो कहीं ना कहीं देखने की बात ये आएगी। अब देखना ये होगा उस पुलिसकर्मी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। जौनपुर में 3 बदमाश लकड़ियों का असलाहा चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर के मड़ियाव थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर बाइक सवार दबंग बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर देती है। वहीं हत्याकांड का लाइव तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा असलाह से फायरिंग की जाती है। घटना में युवक घायल हो जाता है जिसे इलाज के लिए वाराणसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो जाती है। वहीं हत्या की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच जाता है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। वहीं हत्याकांड के 6 घंटे बाद पुलिस मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लेती है। वहीं मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग जाती है। वहीं पुलिस घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घायल आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पूरा मामला मड़ियाव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। सिद्धार्थनगर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा हुई मुस्तैद। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे थे। जो मछुआरा समाज के लोग भी दूर दराज से आए हुए थे। लोहिया कला भवन में ये प्रोग्राम किया गया था, जिसमें जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी मौजूद रहे। वहीं स्नेह लता पाल भी मौजूद रहीं, जो सांसद की पत्नी है वो भी मौजूद रही। अब मछुआरा समाज को इकट्ठा करने के लिए ये जो है सम्मेलन किया गया, जिसमें दूर दराज से मछुआरा समाज के लोग पहुंचे थे और उनको संबोधित करते हुए जयप्रकाश निषाद ने कहा कि मछुआरा समाज का हित भाजपा में है और लोगों को बताया कि भाजपा सरकार ने मछुआरा समाज के लिए बहुत कुछ किया और दूर दराज से मछुआरा समाज के लोग आए थे। उनको संबोधन में ये जयप्रकाश निषाद ने, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उनको संबोधित किया और बताया उनके हित के लिए जो है भाजपा ने ही कार्य किया है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। बदायूं में हुई 8 साल की मासूम की हत्या। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता विजय कुमार। बदायूं जनपद के फैजगंज भेटा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक व्यक्ति के 8 वर्ष के मासूम के साथ कुकर्म कर हत्या कर सब फेंके जाने का मामला सामने आया है। वहीं घटनास्थल का एसएसपी ओपी सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद घटनास्थल पर जो साक्ष्य मिले हैं उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का कहना है कि सबसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुकर्म कर हत्या कर सब फेंके जाने का संदिग्ध मामला प्रतीत होता है। वहीं आपको बता दें कि ये मामला फैजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां से एक दिन पहले एक रहस्यमयी ढंग से एक बच्चा 8 वर्षीय बच्चा गायब हो गया था, जिसमें 36 घंटे के बाद उसके पिता के पास अपहरण कर बच्चे के पिता के पास अपहरण कर फिरौती के 5 लाख रुपए के लिए फोन आता है और वैसी रात जो है 8 वर्ष के मासूम का शव गन्ने के खेत में मिलता है, जिसमें
पुलिस ने आनन फानन में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। वहीं उस कॉल के आधार पर जब खोजबीन हुई तो एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसका हत्या का मामला बताया जाता है। बदायूं से इंडिया वॉइस के लिए विजय राठौर। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।